हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे कैसे रिटेल बैंकिंग इवॉल्व हुई है, धीरे धीरे कैसे कैसे रिटेल बैंकिंग पहले वास्तव में नहीं थी। पहले नॉर्मली बैंकिंग होती थी, पर धीरे धीरे रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया है यही हमें जानना है। तो इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग की शुरुआत करेंगे। तो हैविंग अंडरस्टूड व्हाट रिटेल बैंकिंग इज, हमने रिटेल बैंकिंग क्या होती है पहले लेक्चर में समझ लिया फ्रेंड्स। देखिए, कारपोरेट को जो हम कारपोरेट जो बिजनेस मैन होते हैं, कारपोरेट्स होते हैं, अगर उनको कोई फैसिलिटी ना दें तो बाकी जो ज़्यादातर काम होते हैं वो रिटेल बैंकिंग के तहत ही आते हैं। यानी इंडिविजुअल कस्टमर को, नॉन एंटरप्रेन्योर वाले जो कस्टमर होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर, उनको बैंकिंग की सर्विसेज देना ही रिटेल बैंकिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे हिस्ट्री क्या थी रिटेल बैंकिंग का, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल कैसे इवॉल्व हुआ है उसके बारे में जानेंगे। रिटेल बैंकिंग एज बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक हैड इवॉल्व ओवर द ईयर फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग स्पेस। तो रिटेल बैंकिंग जो है एज ए बिजनेस मॉडल ये डेवलप कैसे हुआ, ट्रेडिशनल बैंकिंग ही जो हमारी थी उसी से समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही ट्रेडिशनल बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग जो है डेवलप होकर के आई है। अब हिस्टोरिकली अगर हमें देखें तो बैंकिंग जो थी हमारे देश में, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैंकिंग की बात कर रहे हैं हम, रिटेल बैंकिंग की नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती थी पहले 1960 के आसपास में, इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो 1960 से पहले उनका काम केवल क्या था, जो बिजनेस थे, है ना, उनको लोन देना, जो कारपोरेट क्लाइंट हैं, जो बिजनेस हैं, उनको लोन देना, उनकी वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के पर्पज़ से बैंकिंग इंडस्ट्री मेनली जो लोन का काम करती थी वो किस पर्पज़ से करती थी फ्रेंड्स, बिजनेस को लोन देना है, कारपोरेट क्लाइंट्स को लोन देना है, किस पर्पज़ के लिए, वर्किंग कैपिटल या कोई प्रोजेक्ट उनका है उसको फाइनेंस करने के पर्पज़ से। तो हिस्टोरिकली हमारे देश में जो बैंकिंग थी इंडियन सिनारियो में 1960 है उससे पहले उनका काम केवल क्या था, आम आदमी को मतलब कहने का लोन नहीं देते थे। नॉर्मली हम बिजनेसमैन और कारपोरेट क्लाइंट्स को ही सर्विस दिया करते थे। बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी ऐसी ही थी उस समय। ठीक है। द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द बैंकिंग इन द अबव पीरियड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू क्लास क्लाइंट। तो इस समय 1960 है उसके आसपास में जो हमारी बैंकिंग थी वो क्लास क्लाइंट के लिए, क्लास क्लाइंट का मतलब मैंने बताया था आपको, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं फ्रेंड, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम क्लास क्लाइंट कह सकते हैं। या ऐसे क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा अमीर हों, बिजनेसमैन हों, उनको भी क्लास क्लाइंट कह सकते हैं। तो इस समय जो है जो हमारी बैंकिंग थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी किन के लिए, क्लास क्लाइंट के लिए, एंड सेटिस्फाई देयर टोटल बैंकिंग रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड एंड बिल रिसीवेबल्स। तो वही बात है कि उस समय में हम क्लास क्लाइंट को ही सर्विस देते थे, बैंकिंग इंडस्ट्री क्लास क्लाइंट को ही सर्विस देती थी और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाती थी, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंसिंग करनी हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, चाहे फिनिश्ड गुड के लिए, या बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स का मतलब आपके पास एक कोई बिल है, उससे उस बिल के पैसे मिलने हैं किसी से, तो वो बिल रिसीवेबल्स होता है फ्रेंड्स। ओके। जब भी जैसे मान लीजिए कोई एक शॉपकीपर है, मान लीजिए उसने एक कंप्यूटर बेचा किसी को, मान लेते हैं, तो एक बिल बनाएगा। अब ये बिल में मान लीजिए 40,000 रुपये उसे मिलने हैं, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपये मिलने हैं। तो ये जो शॉपकीपर है इसने जो बिल बनाया है इसको 40,000 रुपये इस बिल पर मिलने हैं। तो ये जो 40,000 रुपये है यही इसका बिल रिसीवेबल्स है। क्या है, इसका बिल रिसीवेबल है। जिसको इसने बेचा है वो 40,000 रुपये इसको दे देगा तो बिल रिसीवेबल उसको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये इन सभी कामों के लिए कहने मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो मतलब यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, बड़े क्लाइंट्स को ही डील कर रही है, छोटे लोगों की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है फ्रेंड्स। ओके। फॉर डिलीवरिंग दीज सर्विसेज वेरियस प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैसिलिटीज वर इंट्रोड्यूस टू सर्व द कारपोरेट कस्टमर। तो कारपोरेट कस्टमर्स की नीड को सर्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई। मतलब कहने का ये है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे शुरू में आया था तो ऐसा नहीं था कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, और आपका रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे तुरंत ही, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि कारपोरेट कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंट और फैसिलिटीज जो है इंट्रोड्यूस की गई थी बैंकों के द्वारा। द ऑपरेटिंग अकाउंट लाइक करंट अकाउंट, देखिए जैसे करंट अकाउंट भी जो है इसी दौरान डेवलप होकर के आया है। फॉर एक्सटेंडिंग द अबव सर्विसेज फॉर्म्ड एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्विस। तो ऑपरेटिव अकाउंट बैंकों ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे करंट अकाउंट, वो जो है मतलब मार्केट में आया और ये इसने जो है मतलब सर्विस प्रोवाइड की अपने कारपोरेट क्लाइंट्स को, और ये इंटीग्रल पार्ट बन गया इस सर्विस का, ओवरऑल बैंकिंग सर्विस का पार्ट बन गया। तो कहने मतलब ये है कि हमारी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए गए, धीरे धीरे बैंकिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, जो कहने का मतलब है वहाँ पर ये है।
बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एक्सपेंडेड, है ना, मतलब समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ लोगों की जो हमारे कस्टमर थे उनकी नीड और वांट जो है बढ़ती गई, कस्टमर एक्सपेंडेड एंड मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर नीडेड, अब और ज़्यादा तरीके की प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी है। बैंक हैड रीडिजाइन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर एडिशन, ठीक है, तो बैंकों ने क्या किया, फिर उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को रीडिज़ाइन किया, क्योंकि कस्टमर की नीड जो है और वांट बदलती रही, उसी हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप होते गए हैं फ्रेंड्स। ओके, देयर वाज एन एब्सोल्यूट नीड बाय बैंक टू डेवलप द स्पेशलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट टू मीट द मैनीफोल्ड एंड डाइवर्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऐसी एब्सोल्यूट नीड महसूस हुई कि बैंकों को स्पेशलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट डेवलप करने की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि वो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनीफोल्ड बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही थी। हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी। पहले 10 कस्टमर थे, अभी 100 कस्टमर थे, फिर पता चला 1 लाख कस्टमर हो रहे हैं। तो उनकी जो नीड थी उसको मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की भी ज़रूरत महसूस हुई, और उनको धीरे धीरे बैंकों ने डेवलप किया। स्टेज हैज़ कम, फिर एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पर लीगेसी आर्किटेक्चर ऑफ बैंक वाज अनेबल टू सर्विस द डाइवर्स नीड, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि एक ऐसी सिचुएशन भी आई जब पता चला कि जैसी बैंकिंग हमारी नॉर्मल वाली है उससे बात नहीं बन रही। लीगेसी मतलब जो पहले से चली आ रहा आर्किटेक्चर था वो अब जो है अनेबल था सर्विस करने के लिए डाइवर्स नीड, हेंस इमरजेंस ऑफ बैंक विद द फंक्शनल फोकस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुराना हमारा आर्किटेक्चर था वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए फंक्शनल फोकस आया जो है बैंकों में। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने क्या करना था, बैंकों को शुरुआत में हमने देखा था कि बेसिक हमारा काम है कस्टमर से डिपॉजिट लेना और बैंक और कस्टमर को लोन देना, है ना, डिपॉजिट कस्टमर से लो और कस्टमर को लोन दो, बेसिक पर्पज़ यही था। तो ये लीगेसी आर्किटेक्चर हो गया, लेकिन अब ये पर्याप्त नहीं था, अब फंक्शनल फोकस की ज़रूरत पड़ी। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर अब ज़रूरत महसूस हुई किसकी, इन्वेस्टमेंट बैंक की और मर्चेंट बैंक की। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या टेक केयर करता है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से सारा काम जो कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट साइड देखने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक आया। मर्चेंट बैंक का काम था कैपिटल रेजिंग के लिए फंड रेजिंग, इस पर्पज़ के लिए काम आया। मतलब कहने का यह है कि अब स्पेशलाइज्ड बैंकों को, मतलब कहने का बैंकों को स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने की ज़रूरत पड़ी, स्पेशल टास्क करने की ज़रूरत पड़ी। मतलब अब बैंकों को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की ज़रूरत पड़ी कि ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनको इन्वेस्टमेंट हम जुटा करके दें, ठीक है। उसी तरीके से मर्चेंट बैंक का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आए, ताकि वो अगर कोई क्लाइंट कैपिटल रेज करना चाहता है, फंड रेज करना चाहता है, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करवाना चाहता है, तो उसके लिए बैंकों को आगे बढ़ करके आना पड़ा। मतलब कहने का ये हुआ कि अब ट्रेडिशनली जैसा हम पहले चलते थे कि मतलब डिपॉजिट जमा किया और जो है लोन कस्टमर को दे दिया, उससे बात नहीं बनने वाली थी। बैंकों को जो है नए अवतार लेने पड़े। यही लिखा हुआ है कि बैंक टुक न्यू अवतार लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक, है ना। तो बैंकों ने नए अवतार लिए और इन्वेस्टमेंट बैंक और मर्चेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द बैंकिंग पूरा टेक केयर करना, और मर्चेंट बैंक का काम होता है कॉर्पोरेट कैपिटल रेजिंग, फंड रेजिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारा काम, या डेट स्ट्रक्चरिंग वगैरह सारा एक्टिविटी ये देखते थे। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे, फिर मर्चेंट बैंक के बारे में भी बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाज हाइव्ड ऑफ एज ए सेपरेट एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि नॉर्मल बैंकिंग से हट करके इसको एकदम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को एक अलग एक्टिविटी बना दिया गया। आल्सो स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट बैंक हैड इमर्ज, और साथ ही साथ में स्टैंड अलोन मतलब कुछ ऐसे बैंक आए जो कि केवल इन्वेस्टमेंट बैंक का ही काम करते थे, उनका काम केवल इन्वेस्टमेंट का ही टेक केयर करना था और किसी काम को टेक केयर नहीं करते थे। तो स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट बैंक इमर्ज हुए टू टेक केयर ऑफ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट फंक्शन को एकदम सेपरेट कर दिया गया। कुछ ऐसे बैंक आए जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक का ही काम किया और कोई काम नहीं करते थे, और ये क्या चीज़ें टेक केयर करते थे, मल्टी डायमेंशनल फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टेक केयर करते थे। कोई मर्जर हो रहा है, कोई एक्विजिशन हो रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, या दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं, तो इन सभी चीज़ों का टेक केयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक अलग ही जो है एक अलग ही धारा बन करके आ गई। कहने मतलब हम ट्रेडिशनल बैंकिंग थी उससे हट करके अलग अलग तरीके की बैंकिंग में एंट्री कर रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है। मर्चेंट बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया, विच वर द आंसर फॉर कैपिटल एंड डेट रेजिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी। तो मर्चेंट बैंक भी इसी जगह पर मतलब इवॉल्व हुए हैं, जो कि कैपिटल नीड और डेट रेजिंग अगर किसी क्लाइंट को करना है तो उसमें हेल्प करने के लिए मर्चेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। एज द इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग वाज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस,
विद ब्रॉडनिंग ऑफ द कस्टमर बेस द कैरेक्टर ऑफ कस्टमर बेस चेंज फ्रॉम होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस। मतलब कहने का ये है कि अब क्या हुआ कि चूंकि बैंकिंग अभी भी इवॉल्व हो रही थी उस समय भी, और करंट टाइम पे भी 2021 या 22 की हम बात करें तो करंट टाइम पे भी बैंकिंग इवॉल्व ही हो रही है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि कस्टमर बेस बड़ा हुआ हमारा, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मर्चेंट बैंकिंग आ गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आई। उसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर बेस हमारा बहुत बड़ा हो गया। पहले क्या था, हम हर एक कस्टमर को कस्टमर ही मानकर चलते थे, कोई बाइफर्केशन नहीं था। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी आई कि अब ये जो हमारा कस्टमर बेस था वो होमोजीनियस नहीं रह गया बल्कि हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मतलब एक जैसे लोग होते हैं, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग लोग होते हैं, तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गया फ्रेंड्स। तो उससे क्या मतलब फ़र्क हुआ, तो होमोजीनियस में क्या था, हर एक कस्टमर को हम कस्टमर मानते थे। लेकिन जब कस्टमर का हेट्रोजीनियस हमने किया, मतलब कहने का अब कुछ बिजनेसमैन आ रहे हैं, कुछ नॉर्मल पर्सन आ रहे हैं, कुछ सैलरीड पर्सन आ रहे हैं, तो इस तरीके से अब ये हेट्रोजीनियस क्लाइंट बेस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बट गया। तो इस वजह से यहीं पर ही जब कस्टमर हमारे मतलब हेट्रोजीनियस हो गए, अलग अलग टाइप के हो गए, तो कहने मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन को अलग ट्रीट करने लगे हम, और जो आम आदमी था या सैलरीड पर्सन था उसको अलग ट्रीट करने लगे। तो यहीं पर ही रिटेल बैंकिंग और कारपोरेट बैंकिंग का इवॉल्व होता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि होमोजीनियस से जब कस्टमर बेस हेट्रोजीनियस हुआ तो बैंक वर अंडर द कंपल्सन टू रीडिजाइन। अब इसकी वजह से जब होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस हुआ तो बैंकों को अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को फिर से जो है रीडिजाइन करना पड़ा, ताकि वो उन कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकें। और इस तरीके से कारपोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग का इवोल्यूशन होता है, उद्भव होता है, प्रारंभ होता है। ओके, तो इस तरीके से कारपोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग तब आई जब हमने कस्टमर के बीच में भेद करना शुरू कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। मतलब पहले जब कस्टमर आता था तो हर कोई कस्टमर था, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे बैंक में कर्मचारी हो, सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन जब हमने इसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट किया कि बिजनेसमैन को अलग कैटेगरी में रखा, बाकी सभी लोगों को अलग कैटेगरी में रखना शुरू किया, उसी समय से ही कारपोरेट बैंकिंग जो कि बिजनेसमैन को देखती थी और रिटेल बैंकिंग जो कि अन्य कस्टमर को, हमारे इंडिविजुअल कस्टमर को देखना शुरू किया, वहीं से ही रिटेल बैंकिंग का इवोल्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से रिटेल बैंकिंग आपकी देखिए धीरे धीरे कैसे करके रिटेल बैंकिंग आई है। तो कुछ बैंकों में रिटेल बैंकिंग को एकदम चेयरनिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स एकदम सेम नाम देना या नामकरण करना होता है कंज्यूमर बैंकिंग। तो कुछ बैंकों में रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो फोकस था वो इंडिविजुअल कस्टमर की तरफ होता था। तो अगर रिटेल बैंकिंग कहा जाए या कस्टमर बैंकिंग कहीं पर कंज्यूमर बैंकिंग कह दिया जाए तो उससे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी फोकस जो है इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर ही था। ठीक है, तो कुछ बैंकों में इन्होंने रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग के नाम से भी जाना है। तो अब ये इतनी बातें हमने समझ ली, तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि रिटेल बैंकिंग कैसे शुरुआत हुई। तो हम अब एक बार सरसरी तौर पर फिर से देखते हैं, बहुत ही थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे यहाँ पर। तो रिटेल बैंकिंग हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग से ही आई हुई है। ठीक है फ्रेंड, 1960 से पहले बैंकिंग का काम क्या था, जो बिजनेसमैन थे और कारपोरेट क्लाइंट थे उनको लोन देना था, ऐसे समझ लीजिए, उनकी वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसकी नीड को फुलफिल करना था। और ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है इस समय क्लास क्लाइंट को ही सर्विस देती थी। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश की जाती थी, उनको फाइनेंस दिया जाता था रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, फिनिश गुड के लिए, बिल रिसीवेबल्स के लिए, इन सभी कामों के लिए। और इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्ट और फैसिलिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका एक एग्जाम्पल हमने देखा कि करंट जो अकाउंट था वो बिजनेसमैन की नीड को ही फुलफिल करने के लिए लाया गया था। करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट बाद में ही इवॉल्व हुआ है, शुरुआत में बैंकिंग में करंट अकाउंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कस्टमर की नीड और वांट बढ़ती गई, है ना, नीड और वांट बढ़ती गई, और हम और भी बैंकों ने और भी ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर की नीड के हिसाब से डिज़ाइन करना शुरू किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को रीडिज़ाइन किया, ताकि जो कस्टमर अब नए तरीके के कस्टमर हैं उनकी जो नीड और वांट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, इसी वजह से ये महसूस किया बैंकों ने कि उनको स्पेशलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट डिजाइन करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसकी नीड को फुलफिल कर सके। तो डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाए गए। अब एक ऐसी स्टेज भी आती है बैंकिंग इंडस्ट्री में जब पुराना आर्किटेक्चर पर्याप्त नहीं है और वो जो है बैंक कस्टमर की डाइवर्स नीड को सर्विस देने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर एक फंक्शनल फोकस करके मतलब ऐसे बैंकिंग इंडस्ट्री का मतलब उद्भव होता है या इमरजेंस होता है जहाँ पर कि फंक्शनल फोकस करते हैं बैंक। अब बैंक नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी भी करना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर इन्वेस्टमेंट नए अवतार लिए बैंकों ने
इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपका क्या चीज़ करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को अलग कर देती है, ठीक है। इसी वजह से स्टैंड अलोन मतलब अकेले इन्वेस्टमेंट बैंक बनने शुरू हो गए। ऐसा बैंक जैसे हमारे पेमेंट बैंक होते हैं उसी तरीके इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकों का काम था ताकि वो जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर, एक्विजिशन, इन सभी कामों के अपने क्लाइंट की टेक केयर कर सकें फ्रेंड्स। ओके, मर्चेंट बैंक भी बने और उनका काम था कैपिटल रेज करवाना, डेट रेज करवाना किसी भी क्लाइंट के लिए। तो इस तरीके से मतलब कहने का कि ट्रेडिशनल बैंकिंग अब पर्याप्त नहीं थी, यहाँ पर हमारे आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और साथ ही साथ मर्चेंट बैंकिंग का वो होता है। उसके बाद में फिर और समय बीता तो अब हमने क्या किया कि हमारे जो कस्टमर बेस था वो बहुत बढ़ गया। शुरुआत में कस्टमर उतने नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कस्टमर, करोड़ों कस्टमर हमसे जुड़ने लगे। जब कस्टमर हमारे पास ज़्यादा हो गए तो हमने मतलब जो है कस्टमर का जो कैरेक्टर था वो एक तरीके से होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस में बदल गया। अब सारे कस्टमर एक जैसे नहीं रह गए, हर कस्टमर को हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे। होमोजीनियस जो एक जैसे कस्टमर थे उनसे हट करके अब हेट्रोजीनियस अलग अलग टाइप के कस्टमर हो गए, है ना। ये ट्रायंगल शेप से समझ लीजिए, ये सारे कस्टमर एक जैसे हैं, हेट्रोजीनियस में अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं। तो यहीं पर ही अब बैंकों में कंपल्सन हो गया कि बैंक ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को रीडिजाइन करें ताकि इस हेट्रोजीनियस कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। अब कुछ कस्टमर हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनकी ज़रूरत है बड़े लोन की, उनकी डिमांडें ज़्यादा हैं। उसी जगह पर जो छोटा आदमी आता है उसकी ज़रूरत है, वो चाहता है कि हम 100 रुपये जमा कर दीजिए, कि बिजनेसमैन 1 करोड़ 2 करोड़ जमा करता है। तो अब हमें अगर हम इसको 1 करोड़ और 100 रुपये वाले पे सेम चार्जिंग लगाएंगे या सेम जैसा प्रोडक्ट रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट किया गया कि जो बिजनेसमैन हैं उनको कारपोरेट बैंकिंग ऑफर की गई और जो मतलब आपका इंडिविजुअल पर्सन थे उनको रिटेल बैंकिंग ऑफर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और कुछ बैंकों में फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो फोकस था वो कंज्यूमर बैंकिंग, इंडिविजुअल कस्टमर पर ही होता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये इवोल्यूशन के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा बहुत एक कैपजेमिनी कंपनी है जो कि वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट लेकर आती है टाइम टू टाइम, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम 2015 की रिपोर्ट की बात करेंगे, फिर 2016 की बात करेंगे। ध्यान रखेंगे कैपजेमिनी एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश करती है टाइम टू टाइम। तो द वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 जो कि पब्लिश की गई थी कैपजेमिनी द्वारा और साथ ही साथ EFMA यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो कैपजेमिनी पब्लिश करती है, साथ ही साथ EFMA भी सहयोग करता है, यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन। और इसमें जो इन्होंने जो ये रिपोर्ट आई फ्रेंड्स, आपकी वर्ल्ड रिटेल रिपोर्ट बैंकिंग रिपोर्ट आई है कैपजेमिनी की, उसमें जो मेजर फाइंडिंग्स थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने फाइंडिंग की। पहला 2015 की बात हो रही फ्रेंड, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम 2015 की। पहला, बैंक्स आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अभी मतलब 2015 में ये इन्होंने कैपजेमिनी ने कहा कि बैंक जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम, मतलब फॉलिंग शॉर्ट मतलब कहने का कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। बैंक जो है अब उतनी सर्विस नहीं दे पा रहे जितनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर ऑन राइज एट फास्टर पेस देन बैंक कैन हैंडल। जो कस्टमर की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और बैंक उतना भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिव बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर ये आल्सो ऑन डिक्लाइन। और साथ ही साथ में पॉजिटिव कस्टमर बिहेवियर मतलब कहने का कि बैंकों के प्रति जो है फेथ होना, पॉजिटिव बिहेवियर रखना, वो भी घट रहा है। कहने मतलब ये हुआ कि कस्टमर अब पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहा है। अगर उसको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है तो वो जो है दूसरी जगहों पर भी मूव कर रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव कस्टमर के बिहेवियर में भी डिक्लाइन महसूस किया गया है। द शिफ्ट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ यंगर जनरेशन। और ऐसा पॉजिटिव कस्टमर बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि नई जनरेशन के, यंग जनरेशन के जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, दे आर लेस लाइकली टू टेक डेट। ये लोन कम लेने वाले हैं, मोर लाइकली टू लीव और आपका बैंक छोड़ देंगे, एंड लेस लाइकली टू रेफर फ्रेंड्स आर बाई एडिशनल रिटेल प्रोडक्ट। और ये मुश्किल ही होगा कि किसी दूसरे फ्रेंड को आपके बैंक को रेफ़र करें, है ना, या कोई एडिशनल रिटेल प्रोडक्ट बाई करें आपसे। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो नई जनरेशन है फ्रेंड्स, वो एकदम अलग तरीके की थी। ना तो वो लोन लेने में विश्वास रखती थी, और आपका बैंक छोड़ने में 2 मिनट लगेगा। अगर आपने हल्का सा भी गड़बड़ कर दी तो तुरंत ही आपके बैंक को छोड़ देंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को कभी रेफ़र नहीं करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा खाता SBI में है तो आप भी SBI में खाता खुलवा लीजिए। ये वाली सिचुएशन थोड़ी कम हो गई थी। ये एक जनरल परसेप्शन की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है। ये उस समय 2015 में जो यंग जनरेशन नई आई थी उसके हिसाब से ये बातें कही गई हैं। कोई एडिशनल बाई एडिशनल रिटेल प्रोडक्ट
तो ये सब यंग जनरेशन अभी करना नहीं चाहती है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो पहली फाइंडिंग थी कि बैंक जो है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि बैंक जो है उसे उस स्पीड से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिव कस्टमर का बिहेवियर भी घट रहा है, मतलब कस्टमर अब उतना पॉजिटिवली बिहेव नहीं करते हैं। और ये शिफ्ट इसलिए हो रही है क्योंकि यंग जनरेशन जो आई हुई है वो डेट लेना नहीं चाहती उतना ज़्यादा, मोर लाइकली टू लीव, आपका बैंक छोड़ने पर उतारू रहती है, 2 मिनट में ही आज ही आपके खाता बंद कर देना है और हम दूसरे बैंक में चले जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी ये रेफ़र कम ही करते हैं कि मेरा उस बैंक में खाता है, आप भी जा करके वहाँ ओपन करवा लीजिए या वहाँ से लोन ले लीजिए, है ना, बाई एडिशनल रेटेड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, यंग जनरेशन अब इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट दिखा रही है। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंक प्लेयर इज एक्सेलरेटिंग। अब बैंकों को दूसरे जो नॉन बैंक प्लेयर हैं, NBFCs हैं आपकी या प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, उनसे जो है इनको कंपटीशन मिल रहा है बराबर। ये दूसरी फाइंडिंग है 2015 की रिपोर्ट की। बैंक्स आर स्टिल अनश्योर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बैंक प्लेयर एंड दिस में लीड टू थ्रेट टू द कोर बिजनेस इन फ्यूचर। तो बैंक जो है अभी इंश्योर मतलब श्योर नहीं है, अनश्योर हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर नॉन बैंकिंग प्लेयर जो है मार्केट में पूरी तरह से आ जाते हैं, और ये जो है उनके कोर बिजनेस को एक तरीके से थ्रेट पहुंचा रहा है, धमकी दे रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा है, बैंक फोकस टू मच ऑन फ्रंट एंड एट द कॉस्ट ऑफ बैक एंड सर्विस। तो अब ये कह रहे हैं कि बैंक जो है, जो इनकी फाइंडिंग है 2015 की, वो ये कह रही है कि बैंक अभी फ्रंट एंड पे ज़्यादा जो है मतलब फोकस कर रहे हैं और उस मतलब एट द कास्ट ऑफ बैक एंड सर्विसेज, और उसके लिए बैक एंड की सर्विसेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए कि कहने मतलब ये हो कि फ्रंट एंड हमारी ब्रांचेज हो गई, हम ब्रांचों पे इतना ज़्यादा फोकस किए पड़े हैं कि जो बैक एंड पे या मिड ऑफिस या बैक ऑफिस है उस पर उतना ध्यान नहीं देते। कहने मतलब ये हुआ, ब्रांचों में मान लीजिए आपने 6 स्टाफ लगा रखा है और ऐसी 20 ब्रांचें हैं मान लीजिए, तो बैक ऑफिस में अगर आपने 4 स्टाफ लगा रखा है तो भाई 20 ब्रांचें हैं, हर ब्रांच में 6 स्टाफ हैं, तो टोटल 120 स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है, और बदले में जो बैक ऑफिस में जिसने काम करना है वहाँ पर वो 4 लोग हैं। तो अब ये एक अच्छा जो है कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। इन्हीं 4 लोगों के ऊपर इन 20 ब्रांचों का अगर पूरी के पूरा जिम्मेदारी है तो ये उतनी अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बैंक क्या करता है, फ्रंट एंड पर इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि नहीं कस्टमर ब्रांचों में आते हैं, वहाँ पर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा रखिए, बैक ऑफिस में आप कम भी रखोगे तो भी चलेगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ। तो कहने मतलब है कि बैंक जो है बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड पर फोकस्ड है और इसके लिए वो बैक ऑफिस की जो कॉस्ट है उसको भी पे करने के लिए रेडी हैं एक तरीके से। बैंक नीड टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द फ्रंट ऑफिस बिकॉज इट इज़ फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। अब ये कह रहे हैं कि बैंक को फ्रंट एंड पर कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन होता है किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस। कोई भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले ब्रांच की अगर सिचुएशन देखेगा और उसको सब कुछ अच्छा लगेगा तो ही वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयारी करेगा, अदरवाइज वो मना कर देगा अगर हालत ख़राब है। तो बैंक जो है फ्रंट एंड पर इन्वेस्ट करे कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसी समय पर ही दे कैन नो लॉन्गर डेफर द सिग्निफिकेंट एफर्ट रिक्वायर्ड ऑन मिडिल एंड बैक ऑफिस। लेकिन उसी समय पर बैंक को इस बात से मना नहीं करना चाहिए कि काफ़ी सारा एफर्ट मिडिल और बैक ऑफिस को भी देना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट डू नॉट वांट टू बी एक्सपोज एट द बैक एंड। क्योंकि कोई भी क्लाइंट, जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग का होता है कॉन्सेप्ट, अकाउंट ओपन होगा, ब्रांच ने ओपन कर दिया, उसके बाद बैक ऑफिस जाएगा, सारा कुछ चेक होगा, उसके बाद में ही कंफर्म होगा। अब मान लीजिए 1000 खाते सभी ब्रांचों ने खोले, यहाँ पर 2 स्टाफ आपने बिठा रखा है बैक ऑफिस में, वो 1000 खाते कितनी जल्दी चेक कर लेंगे। और हर कस्टमर यही चाहता है कि हमने खाता आज खोला है तो कल मेरा खाता वर्किंग हो जाए, या कोशिश ये रहती है कि इसी समय मेरा अकाउंट ऑपरेशनल हो जाए। इसी तरीके से लोन का भी है, मान लीजिए अगर लोन आपने ओपन किया और वहाँ पर भी आपके बैंक में मान लीजिए बैक ऑफिस का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे आप अपलोड करेंगे या कहीं डाटा फिल करेंगे और वो बैक ऑफिस या मिड ऑफिस चेक करेगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है टाइम टेकिंग हो जाता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं। उसके बाद में नॉट एक्सेप्ट दैट इट टेक 3 वीक्स टू प्रोवाइडेड विद द पेपर वर्क। तो मतलब कोई भी कस्टमर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसका पेपर वर्क में ही 3 हफ्ते लग जा रहे हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बैंकों को चाहिए कि अगर आप फ्रंट ऑफिस पर इन्वेस्टमेंट करिए, साथ ही साथ बैक ऑफिस और मिड ऑफिस पर भी फोकस कीजिए, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो कैपजेमिनी कंपनी की 2015 की वर्ल्ड रिटेल बैंक रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। मैंने आपको बताया 3 मेजर फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। एक तो बैंक जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर अब खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और उसके पीछे मेजर रीज़न है जो यंग जनरेशन है वो जो है उतना उधार लेने और बैंक को छोड़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उतारू रहती है, अपने फ्रेंड्स को ये रेफ़र भी नहीं करते हैं। दूसरा, नॉन बैंक प्लेयर जो हैं NBFCs वगैरह हैं
वो इनको कंपटीशन दे रही हैं, जिसकी वजह से बैंक अभी अनश्योर हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। तीसरा, बैंक जो है फ्रंट एंड यानी अपनी ब्रांचों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बैक एंड की सर्विसेज को उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी डिले होता है। तो इस चीज़ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में हम फिर से देखेंगे फ्रेंड्स, वहाँ 2015 की रिपोर्ट देखी थी, अब वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2016 देखेंगे, जो कि सेम कंपनी आपकी कैपजेमिनी और EFMA ने रिलीज़ किया है। एक बार EFMA का फुल फॉर्म देख लेते हैं। EFMA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन। ई का मतलब यूरोपियन, F का मतलब फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग M से हो जाएगा और A से एसोसिएशन हो जाएगा। तो यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन EFMA। तो इन्होंने 2016 में भी रिपोर्ट लॉन्च की और उसकी फाइंडिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है कि इट इज़ फाउंड दैट 60% ऑफ कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब आर नाउ यूजिंग फिनटेक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने फाइंड किया कि 63% कस्टमर ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। फिनटेक का मतलब सीधे समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है ना, या फिर जो है POS है ना, पॉस मशीन हो गई, आपकी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये सारे आपके फिनटेक प्रोडक्ट और सर्विसेज हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये फाइंड किया गया है कि 63% कस्टमर जो है ग्लोब में, मतलब पूरी दुनिया में 63% कस्टमर ऐसे हैं जो फिनटेक प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। और पेंट्रेशन इज करंटली हाई इन इमर्जिंग मार्केट एंड एमंग यंगर कस्टमर। ठीक है, तो अभी जो ये जो फिनटेक प्रोडक्ट हैं, इनका जो पेंट्रेशन है, मतलब इनकी जो पहुंच है वो बहुत हाई है और करंटली हाईएस्ट इन इमर्जिंग मार्केट। जो इकोनॉमी अभी इमर्ज कर रही हैं वहाँ पर इनका पेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और एवं यंगर कस्टमर, जो नए कस्टमर हैं जिनकी एज 20-25 साल 30 साल है, वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं फिनटेक प्रोडक्ट को। बट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन ऑल जियोग्राफीज एंड एजेज। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये सभी जियोग्राफीज में, केवल इमर्जिंग इकोनॉमी या इमर्जिंग मार्केट में ही नहीं और केवल यंगर कस्टमर ही नहीं, सभी एज में ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। While 96% of bank executive agreed that industry is evolving toward a digital banking ecosystem। तो 96% जो है बैंक के एग्जीक्यूटिव जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम की तरफ जा रही है। ये बात एक्सेप्ट की जाती है कितने द्वारा? 96% द्वारा। मतलब कहने का इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पास का यूज होना, ATM का यूज होना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ये सारी चीज़ों को देखते हुए 96% लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रही है। बट ओनली 13% से दैट दे हैव सिस्टम इन प्लेस टू सपोर्ट इट। लेकिन उनमें से 13% ही ऐसा मानते हैं कि जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उनमें से केवल 13% ये मानते हैं कि वो इसे सपोर्ट कर पाएगा। बाकी के लोग ये मानते हैं कि हमारा सिस्टम जो करंटली है वो इसको सपोर्ट, डिजिटल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिनटेक प्रोवाइडर्स आर गेनिंग पॉपुलरिटी एमंग कस्टमर। अभी जो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं ये पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं कस्टमर के बीच में। और किस वजह से? थैंक्स टू द परसेप्शन दैट दे आर इजी टू यूज एंड ऑफर फास्टर सर्विसेज एंड प्रोवाइड ए गुड एक्सपीरियंस। और ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी पॉपुलरिटी क्यों बढ़ रही है? फिनटेक प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ईजी होते हैं यूज करने में, फास्ट सर्विस ऑफर करते हैं और गुड एक्सपीरियंस देते हैं कस्टमर को। इसलिए ऐसा माना जाता है कि फिनटेक जो प्रोडक्ट हैं इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ओनली 36% ऑफ बैंक एग्री दैट फिनटेक ऑफर फास्ट सर्विस एंड ओनली 40% एग्री दैट फिनटेक प्रोवाइड गुड एक्सपीरियंस। अब अगर बैंकर्स से बात की जाए तो केवल 36% बैंकर्स ये मानते हैं कि जो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं ये ऑफर करते हैं फास्ट सर्विसेज, और केवल 40% एग्री करते हैं कि फिनटेक प्रोवाइड अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर ये फ्रेंड्स जो है 36% और 40% रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझने की बात है कि हाँ क्या हो रहा है करंट टाइम पे। कंपटीशन इज इवॉल्विंग इनटू एक्सेप्टेंस विद 65% ऑफ बैंक एग्जीक्यूटिव सेइंग दे व्यू फिनटेक फर्म एज पार्टनर। तो कह रहे हैं कि कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है और 65% बैंक एग्जीक्यूटिव ये मानते हैं कि जो फिनटेक फर्म है वो बैंकों की पार्टनर हैं करंट टाइम पे, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई 2016 की फाइंडिंग्स हमारी। 2016 की फाइंडिंग्स में हमने देखा कि कैपजेमिनी ने वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2016 जो पब्लिश की है, एक सेकंड रुकिएगा, जो पब्लिश की है 2016 वाली, उसमें ये माना गया कि फिनटेक प्रोडक्ट का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का और प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 63% कस्टमर इसे यूज कर रहे हैं
और इनका जो इमर्जिंग मार्केट है या इमर्जिंग इकोनॉमी है वहाँ पर और यंग कस्टमर के बीच में ज़्यादा ही बोलबाला है, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि धीरे धीरे ये सभी जगहों पर, सारे देशों में और सभी एज ग्रुप के लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगी। 96% बैंक एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। करंट टाइम पे ऐसा हो भी रहा है अगर आप देखो तो, है ना। लेकिन 13% ये मानते हैं कि जो सिस्टम है उनका वो इसको सपोर्ट कर पाएगा, वो केवल 13% ही एक्सेप्ट करते हैं। फिनटेक प्रोवाइडर की पॉपुलरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ईजी होते हैं यूज करने के लिए, फास्ट सर्विस ऑफर करते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिनटेक फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसा 36% बैंकर मानते हैं और 40% बैंकर ही मानते हैं कि हाँ ये अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, बस केवल ध्यान रखिएगा कि क्या बात चल रही है यहाँ पर। कंपटीशन इज इवॉल्विंग इनटू एक्सेप्टेंस। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बैंक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 65% एग्जीक्यूटिव मानते हैं कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है वो उनकी पार्टनर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी बातें हमने यहाँ पर समझ ली है। इवोल्यूशन के बारे में हमने समझ लिया, 2 रिपोर्टें हमने देख ली। अब रिटेल बैंकिंग सिनेरियो इंडिया में कैसे कैसे आगे बढ़ा है उसके बारे में बात करें। तो हम अब यहाँ पे फ्रेंड डिस्कस करेंगे कि रिटेल बैंकिंग सिनेरियो इंडिया में क्या था, मतलब कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है रिटेल बैंकिंग का हमारे देश में। तो द इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो हमारे बैंक थे फ्रेंड्स वो जो है मतलब अलग अलग रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग नॉन रिटेल बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं चलते थे। लेकिन जब फॉरेन बैंक्स की एंट्री हुई तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो रिटेल कस्टमर है उनको अलग तरीके का ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो उसी वजह से ही हमारे यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एक तरीके से मतलब इवॉल्व होकर के आई है। द कन्वेंशनल बैंकिंग बिजनेस बाई पब्लिक सेक्टर बैंक वाज डन ऑन अ मोर जनरलाइज्ड अप्रोच। मतलब हमारे यहाँ पर जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती थी उसमें जनरलाइज्ड अप्रोच यूज की जाती थी। कोई स्पेसिफिक जो है डिमार्केशन नहीं था रिटेल और नॉन रिटेल एक्टिविटी का, जो सारे कस्टमर को एक ही जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था। जनरलाइज्ड अप्रोच यहाँ पर फॉलो की जाती थी। कस्टमर एंड इंडस्ट्री सेगमेंटेशन वाज अडॉप्टेड विद इन द ओवरऑल बिजनेस प्लान ऑफ द बैंक। तो कहने मतलब ये हुआ कि सेगमेंटेशन इन्होंने किया था, कस्टमर को अलग और इंडस्ट्री को अलग किया करते थे। सेगमेंटेशन अडॉप्ट किया था ओवरऑल बिजनेस प्लान ऑफ द बैंक में ही कस्टमर और इंडस्ट्री को जो है अलग अलग सेगमेंट किया हुआ था। लेकिन रिटेल और नॉन रिटेल कोई एक्टिविटी को नहीं यहाँ पर ऑफर किया जाता था या माना जाता था। ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट वाज नॉट अटेम्प्टेड इन फोकस्ड वे। तो कहने मतलब ये हुआ कि कोई कस्टमर सेगमेंट को, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को फोकस करके, है ना, प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करने की कोई कोशिश नहीं की जाती थी। अब कस्टमर सेगमेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए सैलरीड पर्सन है वो एक कस्टमर सेगमेंट हो गया। मान लीजिए किसान है आपके, है ना, फार्मर हैं वो एक सेगमेंट हो गया। स्टूडेंट हैं वो एक सेगमेंट हो गया। सैलरीड पर्सन है ना। तो इस तरीके से कस्टमर का सेगमेंट बना हुआ था। तो उन सेगमेंट के हिसाब से कोई स्पेशल प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने की कोशिश नहीं की जा रही थी। हर एक को जनरलाइज्ड अप्रोच में ही ट्रीट किया जाता था। कोई रिटेल और नॉन रिटेल एक्टिविटी को अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। लेकिन जब फॉरेन बैंक हमारे देश में आए 1970 और 1980 के आसपास में, लेट 1970 और अर्ली 1980, तो 1970-80 के दौरान जब फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इंडिया सेट द ट्रेंड, उन्होंने ट्रेंड सेट किया और केम आउट विथ देयर कस्टमर बैंकिंग मॉडल विद अ हाइब्रिड लाइबिलिटी एंड एसेट प्रोडक्ट स्पेशली टारगेट एट द पर्सनल सेगमेंट। तो उन्होंने मतलब कहने कि ये फॉरेन बैंक जो 1970-80 के दौरान उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल अपनाया और हाइब्रिड जो है लाइबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट जो है जो कि स्पेशली टारगेट थे पर्सनल सेगमेंट को लेकर के आए। कहने मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अगर हम कहें तो फॉरेन बैंक वो बैंक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है किसी कस्टमर के पर्सनल सेगमेंट को टैकल करने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल अडॉप्ट किया और उसमें हाइब्रिड लाइबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट को इन्होंने ऑफर किया कस्टमर को। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्रिंडलेज बैंक जो है वर द पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 2 बैंक हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्रिंडले बैंक जो थे, इन्होंने जो है इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर किए हमारे देश में। सिटी बैंक क्रिएटेड वेब इन अर्ली 1980 विद देयर क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट। सिटी बैंक ने भी 1980 के दौरान एक तरीके की मतलब वेब क्रिएट कर दी, लहर बना दी, है ना, अपने क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट लेकर के आए और स्प्रेड द रिटेल बैंकिंग स्पेस। और रिटेल बैंकिंग स्पेस में ये छा जाने की कोशिश में लगे रहे। अब जब क्रेडिट कार्ड आया फ्रेंड्स जो है सिटी बैंक के द्वारा, तो वो सभी को नहीं ऑफर करना था, उसको ऑफर करना था बेसिकली कस्टमर्स को, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर को। तो इसीलिए रिटेल बैंकिंग स्पेस में इनका जो है मतलब काफ़ी तेज़ी से फैलाव हुआ जब सिटी बैंक जो है 1980 के दौरान
क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को लेकर के आया। इसी तरीके से हमारे देश के जो बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ अदर पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, डेवलप्ड एंड मार्केटेड एसेट प्रोडक्ट एंड कार्ड प्रोडक्ट टू कैटर द रिटेल सेगमेंट। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, एसबीआई और कुछ और जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उन्होंने भी जो है एसेट प्रोडक्ट लेकर के आए और कार्ड प्रोडक्ट मतलब कहने का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेकर के आए ताकि रिटेल सेगमेंट की ज़रूरत को फुलफिल किया जा सके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, तो इन सभी बैंकों ने मिल करके जो है ये मतलब कहने का रिटेल सेगमेंट को टारगेट करने की अब कोशिश की गई। एसेट प्रोडक्ट बनाए गए जो कि रिटेल कस्टमर के लिए हों, कार्ड प्रोडक्ट बनाए गए जो कि रिटेल कस्टमर के लिए हों। यहाँ पर मैंने नाम सभी बैंकों के इसलिए ले लिए क्योंकि लोग जो है बुरा मान जाएंगे कि मेरे बैंक का नाम नहीं लिया फिलहाल अच्छा लगता है जब अपने बैंक का नाम आता है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक वर टू अर्ली प्लेयर्स इन द क्रेडिट कार्ड बिजनेस इन पीएसबी स्पेस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक था, ये दो प्लेयर अर्ली प्लेयर थे, मतलब इन्होंने ही शुरुआत की एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस की। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड हमारे देश में बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक लेकर के आया है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन बैंक, सिटी बैंक जो है पहले ही ला चुका था क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। द एंट्री ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक इन अर्ली 1990s क्रिएटेड ए न्यू अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग बाई बैंक्स, ठीक है। तो जब 1990 के आसपास में नई जनरेशन के प्राइवेट बैंकों ने एंट्री की तो रिटेल बैंकिंग के लिए अप्रोच थोड़ी सी अलग इन्होंने अडॉप्ट की विथ एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, जो प्राइवेट बैंक आए फ्रेंड्स, यहाँ पर नई जनरेशन के जो प्राइवेट बैंक आए शुरुआत से ही उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया। एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी सहित आए फ्रॉम द स्टार्ट एंड दीज बैंक वर हैड क्लियर पोजिशनिंग फॉर रिटेल बैंकिंग एंड एग्रेसिवली स्ट्रेटेजी टू क्रिएटिंग न्यू मार्केट फॉर रिटेल सेगमेंट। तो इन्होंने कहने मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का यूज करके ही, देखिए यहाँ रिटेल बैंकिंग में जो हम देखेंगे डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करें तो अगर टेक्नोलॉजी किसी की स्ट्रांग है तो वो बेनिफिट तो पाएगा ही पाएगा। तो एडवांटेज था इनको, टेक्नोलॉजी शुरुआत से इनके पास में थी, इनकी क्लियर पोजिशनिंग स्ट्रेटजी पहले से ही थी और इन्होंने एग्रेसिवली फॉलो किया उस स्ट्रेटजी को ताकि रिटेल सेगमेंट में अपनी मार्केट को ये क्रिएट कर सकें। कहने मतलब ये कि रिटेल सेगमेंट इंडिविजुअल कस्टमर को इन्होंने अच्छे से फॉलो किया और अपनी पोजीशन वहाँ पर बनाने की कोशिश की। इन एडिशन द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हैड पोज अ थ्रेट टू द रिटेल बिजनेस ऑफ द फॉरेन बैंक। अब हुआ क्या, जब नई जनरेशन के प्राइवेट बैंक आए तो भाई जो आपके ये फॉरेन बैंक थे जिन्होंने पहले से ही रिटेल बैंकिंग में बिजनेस अपना सेट कर रखा था उसको एक तरीके से थ्रेट पहुंचाया क्योंकि अब ये उनके मार्केट में एंट्री जो है करने की कोशिश कर रहे थे। जो काम पहले फॉरेन बैंक करते थे हमारे देश में क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करना, वहाँ उस काम को अब न्यू जनरेशन के प्राइवेट बैंक भी एंट्री कर गए। तो इस तरीके से इनके बिजनेस को यहाँ पर नुकसान पहुँचने की शुरुआत हो गई थी। अब इसमें आग में घी मतलब जो है आग में घी डालने वाला काम तब हुआ जब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक भी जो है टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेकर के आए और रीडिफाइंड बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग लेकर के आए। मतलब अब जब प्राइवेट बैंक भी और फॉरेन बैंक ने ये काम शुरू कर दिया तो आपका पीएसबी जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक थे उन्होंने भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेकर के आए, मतलब उन्होंने भी टेक्नोलॉजी अपनी इन्हेंस की और रीडिफाइंड बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल को भी रीडिफाइन किया। कहने मतलब रीडिफाइन क्यों किया, क्योंकि पहले हम हर एक कस्टमर को कस्टमर ही मानते थे लेकिन अब रिटेल कस्टमर को अलग से टारगेट करना शुरू किया। हैड एग्रेसिवली इंटर्ड द मार्केट स्पेस, और मार्केट में हमने एंट्री कर दी। भाई मार्केट में एंट्री कैसे कर दी, पहले हम रिटेल कस्टमर को अलग से वैल्यू नहीं देते थे लेकिन अगर हमने अब स्पेशली प्रोडक्ट वो लेकर के आए जो कि रिटेल कस्टमर के लिए थे तो कस्टमर बेस तो अपना पब्लिक सेक्टर बैंकों का पहले से ही अच्छा था, तो इस वजह से मार्केट में एग्रेसिवली एंट्री हुई। एंड द रिटेल वार एंड क्रिएटिंग अ रिटेल वार एंड कैप्चरिंग देयर शेयर ऑफ द पाई इन लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड द रिजल्टेंट अपॉर्चुनिटी इन रिटेल बैंकिंग। तो इन मतलब कहने के एक तरीके से रिटेल वार छिड़ गया, आप समझ लीजिए रिटेल कस्टमर को कैप्चर करने के लिए एक तरीके से वार शुरू हो गया और उसमें से जो शेयर था पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी अब अपना शेयर इसमें से कैप्चर करने की शुरुआत कर दी थी। इन द लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी पहले लिबरल नहीं थी, फिर मनमोहन सिंह के टाइम पे इसे लिबरल किया गया, ये हमने एबीएम में पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, ओके। एंड द रिजल्टेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग में जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसको कैश करवाने की पीएसबी ने भी कोशिश की। द रिटेल वार इज इन फुल स्विंग, अभी करंट टाइम पे जो रिटेल का वार है वो पूरे स्विंग में है, पूरी तरह से चला हुआ है विथ अ विन विन सिचुएशन, सभी प्लेयर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। बस केवल क्या करना है, उनको अपनी मार्केट शेयर को बनाए रखना है और कस्टमर बेस को बढ़ाते रहना है। अगर यही करते रहेंगे तो सभी जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये
रिटेल बैंकिंग बिजनेस क्यों बढ़ा, उसके पीछे कारण क्या हैं? तो स्ट्रांग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, अब हमारी इकोनॉमी पहले से स्ट्रांग हो गई थी। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। हायर डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कहने का जैसे डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है फ्रेंड, जो आप खर्च कर सको। अगर आप 40,000 कमाते हो, उसमें से अगर आप 20,000 खर्चा कर सकते हो, तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, ये बढ़ गई थी। लोग अब ज़्यादा खर्च कर पा रहे थे। राइज इन यंगर पॉपुलेशन, नई जनरेशन के लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे। इमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमर सेगमेंट, नए तरीके के कस्टमर का सेगमेंट बढ़ रहा था। राइज इन द मास एफ्लुएंट स्पेस, मतलब कहने का अमीरी में भी बढ़त हो रही थी। इकोनॉमी एक्सप्लोजन इन सर्विस इकोनॉमी, जो हमारी सर्विस इकोनॉमी थी, मतलब कहने का देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और सर्विस इंडस्ट्री होती है, तो सर्विस इंडस्ट्री भी हमारी जो है तेज़ी से बढ़ रही थी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में। तो ये सभी कारण थे जिन्होंने रिटेल बैंकिंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा बूम देने की कोशिश की है। तो हमारे देश में रिटेल बैंकिंग बूम क्यों किया? इकोनॉमिक स्थिति अच्छी थी, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ी, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, नए तरीके के कस्टमर जुड़े, उसके बाद में सर्विस इकोनॉमी भी बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी, जिसकी वजह से रिटेल इंडस्ट्री आगे बढ़ी है। द सेगमेंट हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस डिजाइन ऑफ द बैंक इन इंडिया। अब क्या हुआ कि रिटेल बैंकिंग, जिसको हम पहले मतलब अलग नहीं मानते थे, अब वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया था और प्रॉफिट कमाने की, मतलब इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बैंकों को होने लगा था। देयर इज ए वर्चुअल गोल्ड माइन, अब ये कहना चाहते हैं कि एक तरीके से आप इसे सोने की खदान मान सकते हैं। आप इसे क्या मान सकते हैं? सोने की खदान मान सकते हैं। वर्चुअल सोने की खदान है, टू बी अनर्थ, जिसे हमें खुदाई करनी है। इवन द टॉप लेयर इज नॉट स्क्रैचेड, इसकी जो ऊपरी लेयर है, अगर ये मान लीजिए आपका सोने की खदान है एक तरीके से, तो उसकी ऊपरी लेयर ही अभी तक जो है स्क्रैच की गई है। बाकी अभी जो है इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग की बात हो रही है। देयर इज ए होल लॉट ऑफ कस्टमर पिरामिड टू बी टैप्ड, अभी कस्टमर का पिरामिड बहुत सारा है जिसे हमें टैप करना है। अभी हम केवल टॉप और मिडिल जो है ग्रुप को ही केवल इसमें टैप कर पाए हैं, उन्हीं को ही रिटेल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए हैं। टॉप वाले कस्टमर्स को या मिडिल वाले कस्टमर को ही कर पाएँ। अभी जो ये लोअर कैटेगरी वाला जो हमारा कस्टमर बेस है, उसको अभी हमें टैप करना बाकी रह गया है इस पिरामिड में, है ना, पिरामिड टू बी टैप्ड। वही कह रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको अभी हमें टैप करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स आपकी रिटेल बैंकिंग सिनेरियो के बारे में हमने देखा। रिटेल बैंकिंग कैसे हुआ? रिटेल बैंकिंग हमारे देश में तब हुई जब फॉरेन बैंकों ने रिटेल बैंकिंग की शुरुआत की। ठीक है, हमारे देश में क्या होता था, पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे वो जर्नलाइज्ड अप्रोच ही अपनाते थे। ठीक है, कोई रिटेल बैंकिंग और नॉन रिटेल एक्टिविटी के लिए अलग से कोई डिमार्केशन नहीं था, कुछ अलग अलग नहीं होता था। आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ़र की जाती थी उनमें किसी कस्टमर सेगमेंट को स्पेशली फोकस करके कोई चीज़ ऑफ़र नहीं की जाती थी। लेकिन जब फॉरेन बैंक 1970 और 80 के दौरान उन्होंने क्या किया, कस्टमर बैंकिंग मॉडल को अपनाया और उसमें हाइब्रिड लायबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट को ऑफ़र किया, टारगेटेड कस्टमर को इन्होंने ऑफ़र किया। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्रेंडले बैंक जो है पहले थे या पॉइनियर थे जिन्होंने इस तरीके के प्रोडक्ट ऑफ़र किए। सिटी बैंक ने भी एक जो है लहर पैदा कर दी एक तरीके से 1980 के दौरान, जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड के प्रोडक्ट को ऑफ़र किया और उसने रिटेल बैंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिन्होंने मिल करके एसेट प्रोडक्ट ऑफ़र किए रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड, और कार्ड प्रोडक्ट भी ऑफ़र किए। इनफैक्ट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक दो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में सबसे पहले एंट्री की थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब जब नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए तो उन्होंने रिटेल बैंकिंग के लिए अलग ही अप्रोच अपनाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी उनके पास पहले से ही थी, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और उन्होंने क्लियर पोजीशनिंग करने की कोशिश की रिटेल बैंकिंग में और अग्रेसिवली अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में नई मार्केट बनाने की कोशिश की, कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद में जब नई जनरेशन के प्राइवेट बैंकों ने इस मतलब मार्केट में रिटेल मार्केट में एंट्री की तो इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसको, फॉरेन बैंक से, जिन्होंने पहले से ही अपना बिजनेस मॉडल सेट कर रखा था। लेकिन अब नए लोग आए तो उसकी वजह से उनको नुकसान तो होगा ही। इसका मतलब यही समझ लीजिए फ्रेंड्स, जैसे आपका एयरटेल है, वोडाफोन है, सभी थे मार्केट में, लेकिन जब जियो आया तो उसने क्या किया, इन सभी बैंक मतलब कस्टमर तो वही हैं। अब आपने अगर जियो अपना लिया, एयरटेल छोड़ दिया तो एयरटेल को नुकसान हो गया और जियो को फ़ायदा हो गया। तो वही बात है कि मतलब पहले से फॉरेन बिजनेस जो ये फॉरेन बैंक थे ये बिजनेस कर रहे थे रिटेल बैंकिंग का, लेकिन नई जनरेशन के बैंकों ने इनके जो बिज़नेस था उसको नुकसान पहुंचाया। फिर धीरे से आपका पीएसबी जो था फ्रेंड्स, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक जो था,
उसने भी जो है, सॉरी, पंजाब एंड सिंध बैंक, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक था उसमें टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को जो है टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव किया और साथ ही साथ अपने बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन करने की कोशिश की, रीडिफाइन किया। और उसके बाद में ये भी जो है एग्रेसिवली इंटर कर गए रिटेल बैंकिंग के स्पेस में, और इस तरीके से रिटेल बैंकिंग में एक वार छिड़ गया सभी प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और फॉरेन बैंक के बीच में, और हर कोई चाहता था कि वो अपना शेयर कैप्चर करने की कोशिश में लगा हुआ था। अभी करंट टाइम पे रिटेल वार जो है पूरे स्विंग में है, फुल मोड में है, और सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। बस सभी को क्या करना है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैप्चर करें और अपना जो है कस्टमर बेस को बढ़ाएं, तो सभी जीत सकते हैं। रिटेल बैंकिंग क्यों आगे बढ़ी, उसके पीछे था हमारे देश का जो इकोनॉमी थी वो अच्छी रही, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी हुई, यंग जनरेशन के लोग ज़्यादा जुड़े, ठीक है, नए तरीके के कस्टमर का सेगमेंट आया, उसके बाद में सर्विस इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी हमारे आगे बढ़ी, जिसकी वजह से रिटेल बैंकिंग का बिजनेस जो है हमारे देश में काफ़ी आगे बढ़ा है। और द सेगमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अब जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में रिटेल बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है। अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है बैंकों ने, ठीक है। अब एक तरीके से जो आपकी रिटेल बैंकिंग है वो एक वर्चुअल सोने की खदान है, जिसकी अभी आपको अंडरनीथ करना है, अनअर्थ करना है, ठीक है। और उसकी केवल टॉप लेयर ही जो है अभी तक स्क्रैच कर पाए हैं बैंक, मतलब कहने का। और ये जो कस्टमर का पिरामिड है उसमें से टॉप वाले कस्टमर और मिडिल क्लास वाले कस्टमर को ही अभी तक टैप किया गया है, लो इनकम वाले कस्टमर को अभी टैप करना बाकी रह गया है रिटेल इंडस्ट्री में ही, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से बीच बीच में थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, सॉरी।